हम तुम्हें कामयाब देखना चाहते हैं सलीम, लेकिन सलीम एक तन्हा आदमी को गिरफ्तार करके अपनी बहादुरी की तौहीन नहीं करना चाहता। बागी और तौहीन कामयाब बागी नहीं होता। दोस्तों, कुछ कलाकारों ने अपनी पहचान का लोहा बनवाया है, भले ही वो आज़ादी के पहले के कलाकारों की बात हो या आज़ादी के बाद के कलाकारों की, लेकिन हर किसी के लिए वह मुकाम हासिल करना आसान नहीं होता। आमतौर पर आज़ादी के पहले जब भी कोई कलाकार फिल्मों में जाने की बात करता था तो सबसे पहले उनके माँ बाप ही उसे रोक देते थे, लेकिन ऐसे कलाकार हुए हैं जिन्होंने अपने माता पिता के खिलाफ जाकर फिल्मों में कदम रखा है। आज हम ऐसे ही एक अभिनेता के बारे में बात कर रहे हैं जिसने अपने पिता के मना करने के बावजूद फिल्मों में आने का सपना देखा और उसे साकार भी किया। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 50 के और 60 के दशक के मशहूर अभिनेता प्रदीप कुमार की। हिंदी सिनेमा में उनको एक ऐसे अभिनेत्री के तौर पर याद किया जाता है जिन्होंने अपने ऐतिहासिक किरदारों के जरिए दर्शकों का भानपूर्ण मनोरंजन किया है। उस जमाने में फिल्म मेकरों और फिल्मों के लिए जब भी किसी राजा महाराजा और नवाब की भूमिका की जरूरत पड़ती थी तो वो प्रदीप कुमार को ही याद करते थे। आज हम आपको शुरुआती जीवन, निजी जीवन और फिल्मी करियर और उनकी फुल बायोग्राफी के बारे में बताएंगे, जिस पर डिफो दीवाने के चैनल ने पूरी रिसर्च करने के बाद और उसकी टीम ने पूरी मेहनत करने के बाद इस पर वीडियो बनाई जा रही है। दोस्तों, अगर हम उनके शुरुआती जीवन की बात करें तो उनका जन्म 4 जनवरी साल 1925 को वेस्ट बंगाल में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका वास्तविक नाम शीतल भट्ट था, लेकिन फिल्मों में आने के लिए उन्होंने अपना नाम प्रदीप कुमार रख लिया। अपनी शिक्षा को लेकर उन्होंने कभी कोई जिक्र नहीं किया और ना ही किसी को कुछ भी बताया, लेकिन ये अनुमान लगाया जाता है कि उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की होगी। बचपन से ही उन्हें फिल्मों में बड़ा लगाव था और वह फिल्म अभिनेता का सपना देखा करते थे, लेकिन फिल्मों में जाने का रास्ता तो बड़ा मुश्किल था, इसलिए वो अपने उसी सपने को पूरा करने के लिए रंगमंच से जुड़े। हालांकि इस बात के लिए उनके पिताजी राजी नहीं थे। वह चाहते थे कि उनका बेटा कलाकारी की दुनिया से इधर कोई काम करे, लेकिन उन्होंने अपने पिता की बात नहीं मानी और अपने सपनों को पूरा करने के लिए थिएटर में एक नाटक में अभिनय करने के दौरान उनकी मुलाकात निर्देशक देवकी बहुत से हुई। देवकी बोस उनके अभिनय से काफी प्रभावित हुए। उन्हें उनमें एक उभरता हुआ सितारा दिखाई दिया, इसलिए उन्हें अपनी बांग्ला फिल्म अलकनंदा में अभिनय करने का मौका दिया। वो साल था 1940 जब प्रदीप लगभग 19 साल के थे। फिल्म अलकनंदा में उन्होंने अभिनय किया जिसमें उन्होंने एक नायक की भूमिका निभाई, लेकिन एक नायक के रूप में वो अपनी पहचान बनाने में सफल नहीं हुए। हालांकि उन्होंने एक अभिनेता के रूप में साइन करियर में अपनी शुरुआत कर दी थी। उसके बाद उन्होंने एक और बांग्ला फिल्म भूली नई में एल्बिन किया और वह फिल्म सिल्वर जुबली फिल्म साबित हुई। वो उनकी बंगाली भाषा में दूसरी फिल्म थी। उसके बाद उन्होंने हिंदी सिनेमा की ओर किया और वह अपने सपने को साकार करने के लिए मुंबई शहर में आ गए, लेकिन वो सफर उनके लिए आसान नहीं था। मुंबई आने के बाद वो कैमरामैन धीरेन्द्र साथ हेल्पर का काम करने के साथ नशा छाया था कि उन्होंने हिंदी और उर्दू भाषा की तालीम हासिल करनी शुरू कर दी और उन्हें फिल्मों में जो बेहरडाल मिला उसको करते चले गए। इस दौरान उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया, जैसे करसन लीला, विष्णु प्रिया और सांध्या बेलर रूपकथा, जो उनकी तीसरी, चौथी और 5वीं फिल्म साबित हुई, लेकिन उनमें से कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हुई। साथ ही साथ उनको दर्शकों के बीच अधिक लोकप्रियता भी नहीं मिली, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और संघर्ष करते रहे। साल 1952 में आनंद मठ में वो नजर आए, जिसमें उन्होंने मुख्य अभिनेता की भूमिका निभाई। हालांकि उसी साल में उनके साथ पृथ्वीराज कपूर जैसे दिग्गज अभिनेता भी दिखाई दिए, लेकिन उनकी वजह से उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वो दर्शकों के बीच निशाब छोड़ने में कामयाब रहे। फिल्म की सफलता के बाद वो बतौर अभिनेता फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाने में सफल रहे। उसके बाद उन्होंने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल 1960 के मुगले आजम में दिलीप कुमार के सलीम के रूप में प्रतिष्ठित होने से पहले वो प्रदीप ही थे जिन्होंने मुगल सम्राट अकबर के विद्रोही बेटे की भूमिका निभाई थी, जो साल 1953 में आई थी और उसे फिल्म का शीर्षक था अनारकली।